मास्टरमाइंड क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए यूपी टेट 2021 के ईवीएस की आंसर की। और आज हम देखेंगे कि क्वेश्चंस हमारे कैसे कैसे आपका कहाँ से और कैसे आए हैं और आपके इनका आंसर्स क्या हैं। इससे आपको थोड़ा सा पिछले आंसर की मिलाने में और आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए भी सहायता प्राप्त होगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा यह है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता, देखिए जैव विविधता बायोडायवर्सिटी जो है जीवों की विविधता को दर्शाती है। भारत में दो बड़े क्षेत्र हैं जहाँ पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है। एक तो है हमारा पश्चिमी घाट, एक है पश्चिमी घाट और एक है पूर्वी हिमालय। तो ये दो एरिया हमारे हैं जहाँ पर ज़्यादा अधिक मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पर ना तो पश्चिमी घाट दिया और ना ही पूर्वी हिमालय दिया है। एक बर्ड है आपका, पहले दिया है फूलों की घाटी जो हिमालय में है, दोरंग घाटी, शांत घाटी और सुरमा घाटी। इनमें हमने देखा नंबर 1 में कौन है, पश्चिमी घाट है। और पश्चिमी घाट में घाटी पड़ती है हमारी फूलों की घाटी, शांत घाटी। तो ये इसका आंसर होगा शांत घाटी। तो पश्चिमी घाट में स्थित तो शांत घाटी पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। सर्वाधिक जैव विविधता बायोडायवर्सिटी शांत घाटी में पाई जाती है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एलपीजी। तो एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है। देखिए एलपीजी एक ईंधन है और एक कैसा है, गैस, ये ईंधन है ये। तो एलपीजी एक गैसीय ईंधन है जिसकी ऊष्मीमान अधिक होता है, जिसका ऊष्मीमान अधिक होता है। तो ये इसका आंसर सही, ये ऑप्शन ठीक बता रहा है इसके बारे में। दूसरा देखिए स्वच्छ ईंधन भी है। तीसरी बात यह है कि ये नीली ज्वाला से जलता है। जितने भी जिन भी ईंधन का ऊष्मीमान अधिक होता है वह ईंधन उच्च ऊष्मीमान रखते हैं, नीली लौ से जलते हैं और कार्बन का उत्सर्जन सबसे कम करते हैं। तो ऐसे ईंधन जो कार्बन का उत्सर्जन सबसे कम करते हैं स्वच्छ ईंधन कहलाते हैं। देखिए सेकंड ऑप्शन इसमें दिया है मीथेन का उत्सर्जन करने वाला। तो मीथेन का उत्सर्जन ये नहीं करती है क्योंकि मीथेन का उत्सर्जन जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से होता है। तो इसमें असत्य जो क्वेश्चन है हमारा आंसर वो हो जाएगा, असत्य आंसर हो जाएगा, असत्य आंसर हो जाएगा सेकंड। तो मीथेन का उत्सर्जन करने वाला ये नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं। तो कौन कौन से हमारे पारिस्थितिक तंत्र के घटक होते हैं। देखिए इकोसिस्टम जो होता है उसके दो घटक होते हैं, एक होता है जैविक और एक होता है अजैविक। तो अब आपसे जैविक और अजैविक, तो देखिए ढूंढते हैं इसमें आंसर कौन सा है हमारा, लास्ट वाला जैविक और अजैविक घटक इन्होंने दे रखा है। तो आंसर इसका होगा फोर्थ, चौथा इसका आंसर है। तो जैविक पारिस्थितिक तंत्र के इकोसिस्टम के दो घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। जैविक में जिसमें जीवन है और अजैविक जो मृत हैं, ऐसे तत्व इसमें शामिल हमारे होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है मकर रेखा। मकर रेखा कौन सी है इनमें से। तो देखिए यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है इन्होंने, यहाँ लिखा हुआ है एस और यहाँ लिखा हुआ है एन। देखिए दो ही आपके मकर रेखा और एक होती है कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री की होती हैं। एक नॉर्थ में होती है, एक साउथ में होती है। यहाँ हमसे पूछी गई है मकर रेखा साउथ में होती है। तो इसका आंसर है थर्ड, जिसका 23.5 डिग्री एस यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है, जो दक्षिणी गोलार्ध में होकर ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने सर्वप्रथम किया था। तो देखिए इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 है, डॉक्टर एजी टॉन्सले। तो डॉक्टर एजी टॉन्सले द्वारा इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। सही आंसर होगा एजी टॉन्सले। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। तो देखिए आर्सेनिक एक धात्विक तत्व है जो जल में घुलनशील होता है। आर्सेनिक जो है एक धात्विक तत्व है जो जल में
घुलनशील होता है और घुलनशील होने की वजह से ये पानी में पहुंचकर कई प्रकार की बीमारियां पैदा करता है। इसका सबसे बड़ा स्रोत है आपका अंडरग्राउंड वाटर। तो अंडरग्राउंड वाटर का यूज जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पर ये अधिक मात्रा में होता है। तो पश्चिम बंगाल देखिए इसमें सबसे ज़्यादा है। आपका सेकंड नंबर ऑप्शन देखें, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा आर्सेनिक का प्रदूषण पाया जाता है। कारण वही है कि जो भू जल का दोहन ज़्यादा होता है, खेतों में अधिक मात्रा में भूजल का उपयोग किया जाता है, जिससे आर्सेनिक की मात्रा यहाँ पर बढ़ जाती है। तो ये क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं। देखिए दक्कन जो क्षेत्र है हमारा, वो दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है उसे दक्कन बोलते हैं, शुष्क हैं। ऐसा क्यों है? देखिए होता क्या है, हमारे यहाँ हम देखते हैं कि दक्षिण भारत से ही हमारे यहाँ आपका मानसून आता है इस तरह से। तो इधर से दक्षिण भारत से मानसून आता है और मानसून वर्षा यहाँ से होती है, उसके बाद भी ये जो एरिया है वो शुष्क रहता है। ऐसा कारण क्या है? तो ऑप्शन देखें, एक तो कह रहा है निम्न ताप प्रभाव है, दूसरा दाब प्रभाव है, तीसरा रेन शैडो प्रभाव और चौथा है उच्च तुंगता प्रभाव। तो देखिए यहाँ वर्षा कम होने का जो कारण है वह है रेन शैडो प्रभाव। तो रेन शैडो प्रभाव की वजह से यहाँ पर वर्षा कम होती है। आंसर होगा रेन शैडो प्रभाव। कैसे? देखिए होता यह है कि किसी पर्वत के जब पर्वत के एक तरफ का हिस्सा जहाँ बादलों से जहाँ बादलों का प्रभाव अधिक, यहाँ वर्षा हो रही है, लेकिन होता क्या है कि इसकी दूसरी साइड में यहाँ पर वर्षा की मात्रा कम होती है। तो ये एरिया कहलाता है रेन शैडो। तो ये जो दक्कन है पश्चिमी घाट के दूसरी तरफ पड़ता है, जहाँ पर वर्षा कम पहुँच पाती है, वर्षा कम हो पाती है, बादलों में नमी कम रह जाती है, इससे ये रेन शैडो में आ जाते हैं। तो इसका आंसर होगा थर्ड, रेन शैडो प्रभाव। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। तो इसका आंसर, सही आंसर होगा थर्ड, 1972 में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। उसके बाद जो है भारत में हमारा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 से हुई और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कई सारे कानून धीरे धीरे भारत में आने शुरू हो गए और जीव जंतुओं को संरक्षित किया जाने लगा। आंसर आएगा थर्ड, 1972। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है। तो वायुमंडल का जो ऊपरी एरिया होता है वहाँ जो विकिरण प्राप्त होता है उसे देखिए बोलते हैं हम सौर स्थिरांक या सोलर कांस्टेंट बोलते हैं इसको। तो इसका आंसर आएगा सौर स्थिरांक। सही आंसर है इसका, आंसर थर्ड है इस वाले सेक्शन में। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए? किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए? देखिए मौलिक कर्तव्य जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य जो हमारे संविधान के पार्ट 4A के आर्टिकल 51A में इनको रखा गया है। ये आपके लिए गए थे यूएसएसआर सोवियत संघ या पूर्व रूस
से इनको लिया गया है। ये आपके 1976 में 42वें संशोधन से इनको यहाँ पर लिया गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर। आंसर आएगा यहाँ पर ये हमारा। जर्मनी से हमने लिए थे आपातकाल के प्रावधान, तो जर्मनी से आपातकाल के प्रावधान लिए गए थे। यूएसए से आप जानते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट प्रावधान लिया गया था मूल अधिकार, तो यहाँ से हमने मूल अधिकार लिए थे। और यूनाइटेड किंगडम से हमने संसदीय प्रणाली को एक्सेप्ट किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा यूएसएसआर। अगला क्वेश्चन देखिए, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र के में खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। तो देखिए उपभोक्ता वह है जो अन्य संसाधनों पर या उत्पादकों पर, उपभोक्ताओं पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहता है, उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता हमारे प्राथमिक स्तर, द्वितीय स्तर और तृतीय स्तर के होते हैं। इसमें शाकाहारी, सर्वाहारी और मांसाहारी भी हमको कहते हैं। तो किसी भी पारितंत्र में जो सर्वोच्च श्रेणी का उपभोक्ता होता है वो सबसे लास्ट में आता है, और सबसे लास्ट में होते हैं हमारे मांसाहारी। तो देखिए घास पारितंत्र में भी जो उच्च मांसाहारी जंतु होंगे वो सर्वोच्च पोषणकर्ता या सर्वोच्च स्तर के उपभोक्ता कहलाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा मांसाहारी उपभोक्ता। आंसर 4th इसमें आएगा हमारा। ठीक है, तो ये रहा हमारा 131 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 132, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास में है। तो पृथ्वी देखिए हमारे पृथ्वी के जो आपका मंडल होता है वो है क्षोभ मंडल। आंसर इसका 4th है। तो देखिए सबसे नीचे हमारा क्षोभ मंडल होता है, फिर समताप मंडल होता है, उसके बाद मध्यमंडल होता है, मध्यमंडल आयन मंडल होता है, और लास्ट में हमारा होता है बहिर्मंडल। तो ये क्रम रहता है। ऐसा क्वेश्चन देखिए आपका 6 to 8 का टैट का पेपर हो या 1 to 5 का हो, यहाँ से एक क्वेश्चन हमारा आता ही रहता है, तो इसे याद कर लें। ये हमारा ऐसा रहता है, इसे हम बोलते हैं एक्सोस्फीयर, आयनोस्फीयर, मेसोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर और आपका ट्रोपोस्फीयर। तो EIMST इस क्रम में से याद रख लें। लेटर्स को, इंग्लिश अल्फाबेट को उल्टा कर दें हम ऊपर से, तो ये आपका पूरा एक क्रम बन जाता है। इसका आंसर आएगा क्षोभ मंडल। ठीक है, अगला क्वेश्चन यह है कि भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। तो पूछ रहे हैं कब पारित किया गया था। तो जैव विविधता के बारे में हमारा 2002 में ये अधिनियम पारित किया गया। तो 11 दिसंबर सन 2002 को ये पारित हुआ। आंसर आएगा सेकेंड इसका 11 दिसंबर सन 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण के संरक्षण में सहायक होती है। तो देखिए कृषि हमारा प्राथमिक क्षेत्र है और भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि हमारे प्रमुख है। दुनिया भर में कृषि की प्रणाली को लेकर आजकल बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। पर्यावरण हितैषी या इको फ्रेंडली बातें आजकल की जा रही है खेती के संबंध में। तो भारत में देखिए दुनिया भर में हम याद करें, पहली इसका ऑप्शन है शिफ्टिंग खेती। देखिए तो शिफ्टिंग खेती जो है, कृषि जो है वो इसे स्थानांतरित खेती बोलते हैं। भारत में इसे झूम खेती कहते हैं। ये खेती जो है पर्यावरण के लिए एक नुकसानदायक तरीका है जो अधिक मात्रा में वनों का विनाश करती है। दूसरा है जैविक खेती। तो देखिए जैविक खेती क्या होती है। जैविक खेती होती है जिसमें हम बिना किसी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए खेती करते हैं। इसमें केमिकल
का उपयोग कम करते हैं, बिल्कुल नहीं, केमिकल्स का उपयोग बिल्कुल नहीं करते। जैविक तरीके से जैविक खाद के द्वारा और रसायनों के प्रयोग के बिना खेती की जाती है, जो आजकल सबसे अच्छा तरीका खेती का माना जाता है। और इसमें आंसर आएगा हमारा सेकंड। तो पर्यावरण संरक्षण में सबसे जो सहायक खेती का तरीका है वो जैविक खेती है। बाकी देखिए ग्लास हाउस का उपयोग तो ठंडे इलाकों में करते हैं, जहाँ अधिक ठंड पड़ती है वहाँ पौधों को गर्मी प्रदान करने के लिए ग्लास हाउस का उपयोग किया जाता है। आजकल इसका उपयोग आपने ग्लोबल वार्मिंग के लिए सुना होगा, जो CO2 और बाकी आपकी ग्रीन हाउस गैस की वजह से हो रहा है। 135 क्वेश्चन कहता है अम्लीय वर्षा संबंधित है। देखिए जो एसिड रेन होती है हमारी, वो अगर किसी वर्षा जल का pH मान 5.5 से कम हो जाए, अगर pH मान 5.5 से कम हो जाए वर्षा जल का, तो उसे एसिड रेन कहते हैं। और ये वर्षा होती है वायुमंडल में घुले हुए बहुत सारे रसायनों की वजह से, जो गैसीय रूप में हमारे पाए जाते हैं वायुमंडल में। जब वर्षा होती है तो वर्षा के साथ ये भी धरती पर आते हैं, इससे अम्लीय वर्षा होती है। तो देखिए इसमें सबसे जो आपका सटीक आंसर होगा वो है सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर 4। सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से हमारी वर्षा, अधिकांश वर्षा एसिड रेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है WWF से आशय है। तो देखिए यहाँ जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो हमारा थर्ड वाला है, वर्ल्ड वाइड फंड। तो वर्ल्ड वाइड फंड इसका आंसर होगा WWF का। वैसे देखिए WWF को हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर द नेचर, लेकिन यहाँ इसका आंसर क्या आएगा, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड कहलाएगा, क्योंकि ये सीधा आंसर इसका बन रहा है। ये भी एक संस्था है, एक संस्था हमारी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर द नेचर भी है। तो यहाँ फुल फॉर्म नेचर वाली यहाँ नहीं आई है, इसका आंसर हमारा कहलाएंगे थर्ड लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूलों की घाटी अवस्थित है। तो देखिए बहुत ही पॉपुलर घाटी है ये, जिसे हम फ्लावर वैली कहते हैं। फ्लावर वैली आपकी उत्तराखंड में है, आंसर आएगा उत्तराखंड में है। और ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। आजकल नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व और फूलों की घाटी बायोस्फीयर रिजर्व को एक साथ कर दिया गया है। तो बड़ा प्रसिद्ध घाटी है, विभिन्न प्रकार के फूल यहाँ खिलते हैं और जैव विविधता का एक अच्छा क्षेत्र है हमारा फूलों की घाटी उत्तराखंड। आंसर ये आएगा इसका। बायोस्फीयर रिजर्व की हम बात करें तो देखिए भारत में इस समय 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें से एक नंदा देवी और फूलों की घाटी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए प्रदूषण से मापने के लिए क्या है हमारे पास, यहाँ पर चौथा ऑप्शन देता है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है वो भारत में प्रदूषण के मापने की प्रमुख एजेंसी है। इसका आंसर 4 होगा। देखिए सर्वे ऑफ इंडिया तो भारत में सर्वे कराती है। केंद्रीय जल आयोग जल संबंधी मुद्दे देखता है। ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है हमारा वो इससे जो भी आपके एनवायरनमेंट संबंधी मुद्दे होते हैं उन्हें सुलझाने का कार्य करता है। तो ग्रीन आपका आंसर आएगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसका आंसर होगा। अगला एक स्टैटिक क्वेश्चन है कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। तो देखिए इनमें से जो हमारे दे रखे हैं सभी ज्वालामुखी प्रधान आपकी जो है स्थलाकृतियाँ हैं। सिसली में भी आपकी ज्वालामुखी हैं जो आपके भूमध्य सागर ये पड़ता है, भूमध्य सागर में। यहाँ पर आपकी कई सारी प्रसिद्ध ज्वालामुखी हैं, इटली में, रॉकीज में भी, एंडीज और हवाई में भी। हवाई तो आपके सक्रिय ज्वालामुखी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ जो आंसर है हमारा कोटोपैक्सी बहुत ही प्रसिद्ध और चर्चित ज्वालामुखी है। इसका आंसर है हमारा एंडीज पर्वतमाला जो साउथ अमेरिका में स्थित है। तो साउथ अमेरिका में स्थित एंडीज पर्वतमाला में कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी भी ये कहलाता है, अवस्थित है।
और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला भी एंडीज को बोलते हैं। मोरदार पर्वत की ये श्रृंखला है, दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। इसका आंसर आएगा एंडीज पर्वतमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है। तो सांगपो नदी देखिए प्रसिद्ध नदी है, भारत में काफी चर्चित नदी है ये। भारत में इसे हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्र के नाम से। सिंधु बहती है आपके, सिंधु भी तिब्बत से निकलती है, जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान होते हुए कराची के निकट अरब सागर में गिरती है सिंधु नदी। गंगा गंगोत्री से निकलती है और उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए कुछ हिस्सा बांग्लादेश में होते हुए बंगाली खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में, तिब्बत में सांगपो नदी कहते हैं। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपका तिब्बत में कहलाती है सांगपो। भारत में इसे बोलते हैं, भारत में इसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र। 3 देशों में इसके 3 अलग अलग नाम हैं और बांग्लादेश में इसे बोलते हैं जमुना। ये नदी 3 देशों में 3 नामों से जानी जाती है। तिब्बत में सांगपो, भारत में इसे हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में इसे बोलते हैं जमुना। ये तीनों बड़ा फेमस नाम है, खूब एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव तारा कहा जाता है। देखिए ध्रुव, इसे हम बोलते हैं पोल स्टार। पोल स्टार इसलिए है कि ये हमेशा पोल पर रहता है और 2 पोल हैं पृथ्वी के। एक पोल कहलाता है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो ये हमेशा जब यहाँ रहता है, पोल पर रहता है, पृथ्वी घूमती है आपकी ईस्ट टू वेस्ट जब घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट जब घूमती है, तो पोल स्टार हमेशा उत्तर में दिखाई देता है। तो इसको हम बोलेंगे उत्तरी तारा। तो उत्तर में स्थित तारा हमेशा क्या कहलाता है? ध्रुव तारा है, क्योंकि पोल पर स्थित है ये। तो आंसर होगा उत्तरी तारे को। अगला क्वेश्चन ये है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। तो देखिए मैंने अभी बताया था आपको कि 1972 में हमने जीव संरक्षण अधिनियम आया था। उसके ठीक 1 साल बाद भारत में टाइगर्स के संरक्षण के लिए, बाघ संरक्षण के लिए बाघ परियोजना शुरू की गई। टाइगर को हम बाघ बोलते हैं, ठीक है, जो हमारा क्या है, नेशनल एनिमल भी है। तो हमारा नेशनल एनिमल भी है। बाघ परियोजना 1973 में स्टार्ट की गई और ये शुरू की गई थी आपके कॉर्बेट नेशनल पार्क से, जिसे अब इसे कहते हैं रामगंगा नेशनल पार्क। नाम चेंज कर दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क इसे अब कहते हैं। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल उत्तराखंड से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहीं से है, देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? नेशनल पार्क पूछा गया है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान देखिए आपका मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है, क्योंकि वर्तमान में सबसे देखो टाइगर्स की संख्या मध्य प्रदेश में है और इसमें भी हमारे नेशनल पार्क और बाकी बहुत सारे संरक्षण क्षेत्र हमारे एमपी में पाए जाते हैं। उसमें से कान्हा भी एक नेशनल पार्क है जो एमपी में है। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता किन 2 के मध्य हुआ था? ये क्वेश्चन आपका मॉडर्न हिस्ट्री से आ गया है। आमतौर पर कम क्वेश्चन आते हैं आपके ईवीएस में इस तरह के, सुपर टैट में तो ये क्वेश्चन बनते ही आते, आपका सिलेबस में है ही है। देखिए लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था और ये आपका हुआ था कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य, ठीक है। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था, जिसमें तय हुआ था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों मिलकर, जिनका उद्देश्य एक ही है, तो एक ही उद्देश्य के लिए एक साथ मिलकर कार्य करेंगे, यानी भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने के लिए स्वतंत्रता संघर्ष में साथ मिलकर लड़ेंगे। ये उद्देश्य आपका पूर्ति के लिए ये सम्मेलन हुआ था, समझौता हुआ और बहुत कुछ समय तक मुस्लिम लीग व कांग्रेस ने साथ मिलकर काम भी किया था। तो हमारे 144 क्वेश्चन हो गए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है। तो देखिए जंगली गधे केवल काम करने के लिए नहीं होते, कुछ जगह गधे हमारे जंगल में मिलते हैं और उनके लिए अभयारण्य भी है। जंगली गधों का अभयारण्य आपका देखिए गुजरात में है, कच्छ का छोटा रण, कच्छ का छोटा रण में स्थित है जंगली गधों का अभयारण्य। देखिए भारत में जो संकटपन्न जीव हैं, जिन पर प्रजाति पर संकट उत्पन्न हो गए, उनमें से जंगली गधे भी हैं। इनका आवास सिकुड़ता जा रहा है। आवास सिकुड़ने से अभयारण्य की जो क्षेत्रफल है वो कम होता जा रहा है, जिस वजह से इनकी संख्या भी अब घटती जा रही है। तो ये भी कंसर्न अब की कैटेगरी में इनको शामिल किया गया है, जंगली गधों को। अगला क्वेश्चन है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग जिसे हम C14 कहते हैं, कार्बन डेटिंग या C14 कार्बन 14 भी इसको कहा जाता है, का संदर्भित करता है या किसको रिफर्स करता है, बताता है। तो आप देखिए C14 से समझ गए होंगे किस काम आएगा वो। ये जो है हमारे प्राचीन जो हमारे जैविक पदार्थ होते हैं या जीवाश्म होते हैं, उनकी आयु ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हम ज्ञात करते हैं कि इसमें कार्बन 14 की कितनी मात्रा है, उस हिसाब से उसकी आयु की गणना करते हैं। कार्बन 14 एक आइसोटॉप्स है C12 का। अब देखिए इसमें क्या है, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियां क्या हैं, जैविक हैं, वस्तु या सामग्रियों के आयु मापन। तो देखिए जीवाश्मों के आयु मापन के लिए होता है, इसका आंसर आएगा 4th, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन के लिए प्रयोग में लाया जाता है C14 को, कार्बन 14 को। देखिए डेटिंग के 2 तरीके और हैं। एक तरीका हमारा है यूरेनियम, एक कहलाता है यूरेनियम डेटिंग कहलाता है। पृथ्वी की आयु निकालने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। क्वेश्चन आता है, बताइए पृथ्वी की आयु निकालने के लिए किस डेटिंग का प्रयोग करते हैं, आयु अंकन का प्रयोग करते हैं। तो वो है यूरेनियम डेटिंग कहलाती है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया। तो देखिए जो हमारा राष्ट्रीय गान है ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को, जो संविधान सभा द्वारा इसको एक्सेप्ट किया गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक थी हमारी, संविधान सभा की अंतिम बैठक थी, जिसमें इन्होंने एक तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया। दूसरा काम ये किया गया कि हमारा राष्ट्रीय गान को एक्सेप्ट किया गया, स्वीकार किया गया। ठीक है, तो आंसर आएगा हमारा ये। अगला क्वेश्चन है बायो मैग्निफिकेशन क्या है या है। तो देखिए बायो की बात कर रहा है ये। पहला ऑप्शन है समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। तो देखिए इसका आंसर यही है। दूसरा एक ऑप्शन है ये हमारा कंप्यूटर द्वारा चित्रित आकार में वृद्धि और जीव के आकार में वृद्धि। देखिए इनसे कोई मतलब नहीं है, बात किसकी है, बात हो रही है आपकी EVS की। तो आंसर क्या आएगा इसका, ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता को चिन्हित करता है। आंसर होगा एक, बायो मैग्निफिकेशन क्या है, समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक है। तो देखिए अभी हम थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे जैवमंडल में इकोसिस्टम के घटकों की, 2 घटक बताए थे, उनमें से अब पूछा गया है हमसे अजैविक घटक। तो अजैविक घटक वो होते हैं जो जीवित नहीं होते हैं। कैसे हैं, जीवित नहीं है, वो कहलाएंगे अजैविक कहलाएंगे। इसमें फास्फोरस, मृदा और प्रोटीन, ये 3 जो है हमारे, ये कैसे हैं, अजैविक हैं। ये अजैविक हैं। तो ये पूछ रहा है हमसे अजैविक घटक नहीं है, तो आंसर होगा हमारा कवक। देखिए कवक जो है वो जीवित है, तो आंसर आएगा इसका 3rd, कवक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। तो दुनिया भर में एनवायरनमेंट जागरूकता फैलाने के लिए ग्रीन पीस कार्य करता है। उसका जो आपका हेडक्वार्टर है वो एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। इस तरह से हमारे ये EVS के जो क्वेश्चंस आए थे हमने इसका विश्लेषण किया और देखा। आपको इससे बहुत सहायता मिलेगी, ना केवल पिछले अपने आंसर की चेक करने में बल्कि आने वाले एग्जाम्स में भी आप इसको
दोहराएं, देखें, और कोई डाउट हो, संदेह हो तो आप हमसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।